क्लास वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सबको बच्चे क्लियर आ रही है? Yes, sir. तो बेटा आज हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में बेटा हमने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा था। ये वाला मॉडल जो है हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। रदरफोर्ड के हिसाब से एक एटम जो है वो एक स्फेयर की तरह होता है जिसके सेंटर में बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की खास बात क्या क्या है? एक तो इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। दूसरा, न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होता है। सर किसकी वजह से? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। और तीसरा, न्यूक्लियस पूरे एटम का मास कैरी करता है। इनफैक्ट पूरे एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सर क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg है। प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के ऑलमोस्ट बराबर 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। अगर मैं इन दोनों के मासेस को कंपेयर करता हूं तो बेटा इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स छोटा होता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरेटिवली इतना छोटा है कि हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट। अगर आपको ये वैल्यू समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस। ये जो मैंने छोटी सी डॉट ड्रॉ करी है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है। तो सर इसके सामने प्रोटॉन कैसा होगा? इसके सामने प्रोटॉन ऐसा होगा। और सर इसके सामने न्यूट्रॉन कैसा होगा? न्यूट्रॉन थोड़ा सा बड़ा होता है, हैवी होता है मास में, पर हम ऑलमोस्ट इनका मास बराबर ले लेते हैं। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं इस प्रोटॉन के सामने और इस न्यूट्रॉन के सामने ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास तो बेटा कुछ भी नहीं है। तो हम इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर कर देते हैं और उस रीजन की वजह से एटम का मास किस पे डिपेंडेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पे। और दोनों प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है बेटा किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए न्यूक्लियस पूरा मास एटम का कैरी करता है। तो सर एटम के अंदर तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन तीसरा कहां गया? बेटा वो कहते हैं कि तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आगे पीछे सर्कुलर पाथ में घूमता है जिनको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट्स। इन सर्कुलर पाथ्स को उन्होंने नाम क्या दिया, ऑर्बिट्स। यहां पे घूमता है। अच्छा, जैसे ही रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एन एटम दिया तो लोगों ने उस मॉडल का ड्रॉबैक निकाल दिया। भाई रदरफोर्ड आपका जो मॉडल है वो गलत है। सर वो कैसे? अब देखो बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड आप कहते हो कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और आप कहते हो इलेक्ट्रॉन इसके आगे पीछे गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसके आगे पीछे गोल गोल घूमता है
तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बेटा क्या कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है, अगर वो मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, तो बेटा वो एनर्जी लूज करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। और ये ट्रू है, हम इसको पढ़ेंगे आज। तो सर कैसे? अब जरा देखो, वो कहते हैं कि ऊपर देखो बेटा इस डायग्राम के अंदर, वो कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आगे पीछे घूमेगा, तो बेटा वो धीरे धीरे करके एनर्जी लूज करेगा। अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो गई तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और एक दिन इलेक्ट्रॉन को कहां गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड जो आपका मॉडल है बेटा वो क्या है? अनस्टेबल। और ऐसे तो एटम को बेटा क्या हो जाना चाहिए? कोलैप्स हो जाना चाहिए। रदरफोर्ड was not able to explain अपना ड्रॉबैक, इसलिए हमारी सर्च शुरू हुई फॉर न्यू मॉडल ऑफ एन एटम। यहां से हमारा एटम का नए मॉडल के बारे में सर्च जो है वो शुरू हुई। तो इससे पहले हमने थॉमसन्स मॉडल पढ़ा था, ठीक है, पिछला लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है बेटा, वो हम अपलोड कर देंगे आपके लिए, ये वाला लेक्चर भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो बेटा उसमें हमने थॉमसन्स मॉडल पढ़ा था। थॉमसन्स मॉडल से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रदरफोर्ड का मॉडल है, काफी अच्छा मॉडल था। लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए न्यूक्लियस के आगे पीछे गोल गोल नहीं घूम सकता, क्योंकि वो एनर्जी लूज करेगा। अगर वो एनर्जी लूज करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में और पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ लेकर एक दिन क्या करेगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा या गिर जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड अगर आपका मॉडल ये है तो बेटा ये वाला मॉडल जो है ये तो क्या हो गया? अनस्टेबल, और एटम क्या कर जाएगा? कोलैप्स। कहानी थी ये। लेकिन हमने आज तक कभी भी कोई भी एटम कोलैप्स होते हुए नहीं देखा। नो एटम कोलैप्स। सर कोई भी एटम कोलैप्स क्यों नहीं करता? यही सवाल का जवाब हमको ढूंढना है। और शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ। तो मैं ये सब हटा रहा हूं, ये मैंने पिछली क्लासेस में लेक्चर में आपको बताया था, और इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहली डेफिनेशन, जिसको बेटा हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब धीरे धीरे कुछ बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे। एटॉमिक नंबर को बेटा हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स possessed by the nucleus of an atom। एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं बेटा, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। एंड याद रखना बेटा, एटॉमिक नंबर इज एन आइडेंटिटी ऑफ एन एटम। एक एटम की जो पहचान होती है बेटा, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। नो टू different atoms can have same
एटॉमिक नंबर। कोई भी दो अलग अलग एटम का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे किसी भी दो इंसानों का डीएनए सेम नहीं हो सकता, वैसे ही बेटा किसी भी दो एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। तो बेटा एटॉमिक नंबर क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, बट एक एटम जो है बेटा वो क्या होता है? न्यूट्रल। सर क्यों? बिकॉज उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनली कि एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेटा ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ एटम के लिए, क्योंकि एटम जो है बेटा वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तभी, इसलिए क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो सर फिर मास नंबर क्या होता है? बेटा मास नंबर क्या होता है? एटम का सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। सर क्या मतलब? अब देखो बेटा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन बेटा प्रोटॉन किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के, इसीलिए A इज इक्वल टू Z प्लस N। सर ये A क्या है? बेटा A मास नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। हम A को मास नंबर से रिप्रेजेंट मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अननोन एलिमेंट है बेटा X, उसके लेफ्ट में ऊपर क्या लिखा जाता है बेटा? मास नंबर। उसके लेफ्ट में नीचे बेटा क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर। ये होती है बेटा एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन, जहां पे Z रिप्रेजेंट्स उसका एटॉमिक नंबर एंड A रिप्रेजेंट्स उसका क्या? मास नंबर। तो बेटा किसी को इसमें से कोई चीज कॉपी करनी हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है बेटा आइसोटोप्स। अब बेटा देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस जो आपको याद होनी चाहिए। हालांकि ये सब डेफिनेशंस हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल वी आर हैविंग इट अ लुक अगेन। कहता है आइसोटोप्स एटम्स होते हैं किसके सर? सेम एलिमेंट के, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनके मास नंबर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, 1H1 जिसको हम कहते हैं बेटा प्रोटियम, इज दैट क्लियर? देन होता है बेटा 2H1 जिसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम, ठीक है? और एक होता है बेटा 3H1 जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रिटियम। सर इनमें क्या डिफरेंस होता है? अब आप देख लो बेटा, इनके एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1 1, लेकिन मास नंबर्स बेटा क्या है? डिफरेंट है। तो सर ये डिफरेंस क्यों है? किस चीज का? बेटा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसलिए ये डिफरेंट है। तो बेटा एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 1H1 2H1 3H1। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि आप प्रोटियम का मास नंबर कितना है? इसका पहले वाले का मास नंबर कितना है? 1।
है ना, क्योंकि मैं ऊपर देख पा रहा हूं। इसका कितना हो गया बेटा मास नंबर 2, इसका कितना हो गया 3। अच्छा, एटॉमिक नंबर कहां पे होता है बेटा, ये देखो बेटा, ये होता है एटॉमिक नंबर, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अब जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 1 1 1 1। तो सर फिर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया बेटा 0, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। ऐसे ही बेटा आपको एक और एग्जांपल देता हूं, क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, Cl35 और Cl37। तो अब देखो बेटा A Z जो बेटा किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स, जो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन न्यूट्रॉन्स। क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि व्हाट इज द मास नंबर ऑफ क्लोरीन, ये वाला 35। 35। बेटा दूसरे वाले का कितना होगा सर 37। 37। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन कितने होंगे, इस वाले सर के 17। 17, वेरी गुड। इसके कितने होंगे सर 70। 17, वेरी गुड। अब मुझे बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे पहले वाले के, सर 35 माइनस वेरी 17। गुड, 35 माइनस 17। और दूसरा वाला कितना आ जाएगा, सर 37 37, माइनस 17। कितना आ गया बेटा 20। तो सर फिर एक्चुअली में अगर ये दोनों सेम एलिमेंट के हैं तो इनमें डिफरेंस किस चीज का है, बेटा डिफरेंस जो है इनके अंदर किसका आता है, न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम एलिमेंट के अंदर क्या बनाते हैं, आइसोटोप्स बनाते हैं। ऐसे ही हमारे पास बेटा एक और डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है बेटा, आइसोबार्स। ये अभी आगे आने वाली है। ये क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। So, 1 second. हाँ जी बेटा, Mass number minus atomic number gives us number of neutrons. हाँ जी, मास Okay. नंबर माइनस, ये रहा ना बेटा फॉर्मूला, अभी हमने And पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, A इज इक्वल टू जी प्लस एन। तो बेटा n क्या हो जाएगा, A माइनस जी। तो बेटा ऐसे ही आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सर एग्जांपल दीजिए, आर्गन मास 40, एटॉमिक नंबर 18। आपको पता है एक पोटेशियम भी होता है, मास 40, एटॉमिक नंबर 19। और बेटा कैल्शियम मास 40, एटॉमिक नंबर 20। सॉरी बेटा। तो आप देख सकते हैं बेटा ये अलग अलग एलिमेंट्स है जिनके मास नंबर्स सेम है, पर इनके एटॉमिक नंबर्स बेटा क्या है, डिफरेंट है। सर आप हाँ जी बेटा, सर मास नंबर कांस्टेंट रहता है या फिर लाइक बस क्वेश्चन के लिए आपने दिया है? क्वेश्चन के लिए दिया है मैंने। ओके ठीक है सर। लेट्स गेट बैक टू योर क्वेश्चन। बेटा किसी का भी एलिमेंट का जो मास होता है वो हाँ फिक्स्ड होता है, ओके सर। हाँ ठीक है ना। तो हाँ, कभी कभार सेम एलिमेंट दो अलग अलग मास नंबर दे देगा। सर क्यों दे देगा, भाई क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन एक दो ज्यादा हो गए ना, इस वजह से। ठीक है सर। और कभी कभार अलग अलग एलिमेंट्स के भी तो मास सेम हो जाते हैं। अब भाई मेरा मास 60 केजी है, तो दैट डजंट मीन कि किसी और का मास 60 केजी नहीं हो सकता, यस सर। है ना। तो किसी और इंसान का भी तो मास 60 केजी हो सकता है, तो सिंपल सी बात है ना। तो इट्स लाइक दैट। तो इट्स Okay, नॉट कि हाँ, इट्स नॉट कि ये चीजें
टोटली फिक्स्ड है। कभी कभार नेचर जो होता है वो एक दो चीजें ऊपर नीचे कर देता है, या हम कहते हैं कि नेचर ने मिस्टेक गलती से कर दिया या उससे गलती से हो गया, स्टफ लाइक दैट। तो हम तो नेचर की भी गलतियां निकाल देते हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो किसी की भी गलतियां निकाल सकते हैं। बट क्या पता नेचर की इंटेंशन ही यही हो कि उसने जानबूझ के न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा उसके अंदर प्लेस कर दिए। तो नेचर भी तो कितने एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो हम भी नेचर को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनके मासेस बाय चांस सेम निकल आए और उनके एटॉमिक नंबर तो वैसे डिफरेंट होने ही चाहिए। सर इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट क्यों होने चाहिए बेटा? क्योंकि ये तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं। सर यहां पे तो आपने एटॉमिक नंबर इनके सेम लिखे हैं बेटा, वो सेम एलिमेंट है तो सेम ही होगा ना एटॉमिक नंबर। लॉजिक समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अब हम इससे भी इसका कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं कि भाई बताओ, अब हमसे कोई पूछे कि भाई मास नंबर कितना है, तो भाई मास नंबर इसका 40 हो गया, इसका भी 40 हो गया, इसका भी 40 हो गया। कोई मेरे से पूछे कि भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना है, या इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं या इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो भाई इसके अंदर हो गए 18, इसके अंदर हो गए 19, इसके अंदर 20। कोई मेरे से पूछे कि भाई न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 18, ये हो जाएगा 40 माइनस 19, ये हो जाएगा 40 माइनस 20। आप इससे न्यूट्रॉन निकाल लोगे। इसके अंदर कितने आ गए 22, इसमें कितने आ गए 21, इसमें कितने आ गए 20। तो this is known as isobars. Anything you want to copy, you can copy, or you want to ask, you can. तो हमने आइसोटोप्स पढ़ लिए, आइसोबार्स पढ़ लिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा आइसोटोप्स के। देखिए ऑक्सीजन के तीन अलग अलग वेज है एग्जिस्ट करने के। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, है ना, ये ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स है। ठीक है, हाइड्रोजन के देखो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 2 तो आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे, ये क्लोरीन के हमने पढ़े। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं। ऑलमोस्ट काफी सारे एलिमेंट्स के बेटा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। देन हम पढ़ते हैं बेटा आइसोटोन्स। सर ये कौन होते हैं? ये होते हैं बेटा जिनके पास सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। सर ये किसके होते हैं? एटम्स। किन एलिमेंट्स के? डिफरेंट एलिमेंट्स के। इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, पर इनके न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप देख लीजिए बेटा नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे अगर लिखूं नाइट्रोजन 15 7, मैं लिखूं ऑक्सीजन 16 8, तो अगर कोई मुझे पूछे कि सर इसका मास नंबर कितना है 15, इसका मास कितना है 16, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, कितने हो गए 8, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 15 माइनस 7, 16 माइनस 8, ये कितना आ गया बेटा 8, ये कितना आ गया 8। अब आप देख लो ना बेटा इनके अंदर न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम। इन्हें कहते हैं आइसोटोन्स। एक एग्जांपल बेटा कार्बन और नाइट्रोजन का भी हो सकता है ना, तो हम इसको भी इसमें प्लेस कर सकते हैं। ये फास्फोरस और सल्फर के बीच में हो गया। ठीक है, तो ऐसे आइसोबार्स हमारे पास आते हैं। आइसोबार्स भी हम पढ़ चुके हैं तीनों। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया है स्पीशीज। सर स्पीशीज क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा ये एटम भी हो सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एटम जो है बेटा वो क्या होते हैं, न्यूट्रल, या फिर ये आयंस भी हो सकते हैं। सर किनके? डिफरेंट एलिमेंट्स के, जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है। तो सर फिर सेम क्या है बेटा? सेम है इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इनकी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ईसी को बेटा हम शॉर्ट में कहते हैं, ईसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर एग्जाम्पल बताइए। ये देखो बेटा, ये एग्जाम्पल है N3 माइनस O2 माइनस F माइनस नियॉन सोडियम Na Mg Na पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। सर इनके मास नंबर कितना होता है बेटा? इसका होता है 7, सॉरी मास नंबर नाइट्रोजन का बेटा कितना होता है? 14, इसका होता है 16, 19, 20, 23, 24, 27। हालांकि मैं आपको बता दूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हमें मास नंबर का कोई लेना देना नहीं होता, बट स्टिल मैंने लिख दिया। सर इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? यस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका होता है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सर सबके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बेटा, एलिमेंट भी तो डिफरेंट है ना, तो होंगे ही होंगे। मेन चीज है बेटा ये, और बेटा ये क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं N3 माइनस की, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं बेटा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-8, इसकी भी 2-8, इसकी भी 2-8, इसकी भी 2-8, इसकी भी 2-8, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 2-8, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 2-8। अब आप ये देख लो बेटा, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बेटा वो भी सेम होगी। इनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो क्या है? सेम है, क्योंकि उनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है? सेम है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं बेटा, जैसे फॉस्फोरस 3 माइनस, सल्फर 2 माइनस, क्लोरीन माइनस, आर्गन एंड पोटेशियम K पॉजिटिव। अब मैं बात करता हूं बेटा इनके एटॉमिक नंबर की या फिर प्रोटॉन्स की। इनके एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन्स बेटा क्या है? 15, 16, 17, 18, 19। क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बेटा सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि एलिमेंट भी तो अलग अलग है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 288, 288, 288, 288 एंड 288। मतलब सबके पास ऑल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आपको बेटा कॉपी करना हो कुछ तो आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। आगे जाके बेटा कुछ देखते हैं। ये है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। आपको इलेक्ट्रॉन का एक मास दे देंगे 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। अब आप देखो, नाउ फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, या फिर बेटा 9.1 into 10 to the power minus 28 grams। इसको अब आप ऐसे पढ़ो कि अगर 9.1 into 10 to the power minus 28 grams of mass has इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1। बेटा नितिन सर का जो मास है वो 60 kg है, तो भाई 60 kg में कितने नितिन हो गए? 1। यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लगाया।
तो अगर 9.1 into 10 to the power minus 28 grams of mass के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, therefore 1 gram of mass has electron कितने 1 upon 9.1 into 10 to the power minus 28। अब आप सॉल्व कर दोगे इसको। मैंने डेसिमल हटाया, ऊपर आ गया 10 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28। मैं माइनस 28 को ऊपर ले गया और एक जीरो बोरो कर ली, तो ये आ गया 10 टू द पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप कॉपी कर सकते हैं इसको बेटा। Let's start with the second part of this question. Now it says calculate mass or charge किसका 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का। 1 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनका नंबर कितना हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और क्या निकालना है, मास। अब देखो बेटा, टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, जो आइडियली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आप इसको बेटा सॉल्व कर देंगे, आपके पास टोटल मास आ जाएगा। टेक्निकली बेटा वो किस में आएगा, केजी के अंदर। ऐसे ही अगर आपको बेटा क्या निकालना है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने हो गए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आप सॉल्व कर दोगे बेटा, ये चार्ज किस में आ जाएगा, कूलम के अंदर आ जाएगा। बेटा ये चीजें फिक्स होती हैं सर, क्या इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg है, या फिर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम है। सिमिलरली बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अब बेटा साइंस में हम चार्ज को सिंपल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास इनके आंसर्स आ जाएंगे। आप कॉपी कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये है हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, तो हमको बार बार नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in 1 mole of मीथेन। बेटा 1 मोल मीथेन का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए मीथेन के, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो बेटा लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Now, exercise का second question, first part. Number of
मीथेन मॉलिक्यूल्स बेटा कितने हैं, एवोगैड्रोस नंबर। हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब देखो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, एक मॉलिक्यूल के अंदर मीथेन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स, आपको बेटा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या कोई बता सकता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 नो बेटा, वो मास होता है कार्बन का। 6 6 प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। एक मॉलिक्यूल मीथेन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? एवोगैड्रोस नंबर। और एक इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। तो बेटा आंसर मल्टीप्लाई किया 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया आपका आंसर सेकंड पार्ट का। आप इन शॉर्ट कितना लिख सकते हैं बेटा? 10 Na, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे भी चल जाता है, नो बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड कहते हैं फाइंड, पहला पार्ट टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। मतलब कार्बन 14 के 7 मिलीग्राम के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं और उनका मास कितना होता है, हमको वो कैलकुलेट करना है। तो बेटा लेट अस सी। ये देखो बेटा, मास ऑफ कार्बन कितना दे रखा है बेटा? 7 मिलीग्राम। तो सबसे पहले तो मैं 7 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा? 1000 ग्राम। मुझे पता होने चाहिए कि कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, मुझे निकालने हैं। अब जरा देखो बेटा ध्यान से मेरी बात। उन्होंने हमको कार्बन 14 दिया है। तो बेटा कार्बन 14 के अंदर क्या मुझे कोई बता सकता है कि एक एटम में न्यूट्रॉन कितने होंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 14 माइनस 7 कितने होंगे बेटा? 7 न्यूट्रॉन्स। एक कार्बन एटम 1C14 atom has neutrons कितने? 7। Therefore total number of neutrons बेटा आप कैसे निकालेंगे? Number of carbon atoms into neutrons in one carbon atom। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेटा कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर
into neutron in one carbon atom. गिवन मास कार्बन का बेटा कितना है 7 मिलीग्राम, तो बेटा मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। कार्बन ग्राम एटॉमिक मास कितना आएगा बेटा 14 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन के, तो 7 2 जा ये कैंसिल कर दो 3.011, तो बेटा ये आ जाएगा 21.077 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 zeros कैंसिल हो गए 20 न्यूट्रॉन्स। और बेटा इसी क्वेश्चन में ये ए पार्ट है, इसी क्वेश्चन में उन्होंने बी पार्ट पूछा है कि इतने सारे न्यूट्रॉन्स का मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, बेटा कैसे निकालेंगे? मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बेटा मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना आ गया? अगर आप ध्यान से देखो तो मास ऑफ वन न्यूट्रॉन जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो बेटा ये कितना आ गया 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 21.077 इंटू 10 टू द पावर 20। आप सॉल्व कर दोगे ये आंसर इसमें आ जाएगा बेटा केजी के अंदर आ जाएगा। आई होप बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट के दोनों ए पार्ट और बी पार्ट समझ में आए। अगर समझ में आ गए हैं बेटा आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट। इसी के अंदर कहते हैं फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो। तो बेटा अभी हमने देखा था ना बेटा 1 कार्बन 14 एटम हैज प्रोटॉन्स कितने बेटा 6। कैसे सर? ये देखो बेटा C14 और 6 होता है ना, मैंने आई बिलीव पिछले क्वेश्चन में मैंने कार्बन 6 लिया था ना, चेक करके बताना बेटा। तो बेटा इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डन अ स्मॉल मिस्टेक। आई बिलीव मैंने न्यूट्रॉन को 14 माइनस यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 लिख दिया था कार्बन का, जो गलत था। न्यूट्रॉन जो है एक एटम के अंदर बेटा कितने होते हैं 8, ठीक है। तो आप उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको हम उस क्वेश्चन पे दोबारा ले जाएं तो मैं आपको दिखा देता हूं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनटू न्यूट्रॉन्स इन वन कार्बन एटम। बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम कैसे निकाल रहे थे? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर और न्यूट्रॉन इन वन कार्बन एटम। गिवन मास कितना था बेटा 7, क्योंकि बहुत सारे 7 थे तो मैं कंफ्यूज हो गया था। अपॉन बेटा कितना हो गया 1000 इनटू
मास बेटा कितना होता है 14 ग्राम एटॉमिक मास। ये हो गया बेटा एवोगाड्रोस नंबर। और न्यूट्रॉन कितने थे बेटा 1। ये करेक्शन आपको करनी है वहां पे। तो हमने इसको 7 से कट किया, 2 इसको कट किया बेटा, ये कितना आ गया 4, और ये डेसिमल कट किया कितना आ गया 20। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24.088 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूट्रॉन्स। ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड इनका आपको क्या निकालना है, टोटल मास। तो बेटा वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा 24.088 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। आप बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी के बेटा थर्ड पार्ट में दे हैव आस्क्ड कि प्रोटॉन्स कितने होंगे। तो जरा देखो बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन कार्बन एटम। तो बेटा वो कितना होता है 6। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनटू प्रोटॉन इन वन कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू प्रोटॉन इन वन कार्बन एटम। तो बेटा गिवन मास कैसे निकालेंगे, 7 अपॉन 1000 क्योंकि ये मिलीग्राम में है, 14 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू बेटा कितना आ गया 6, 7 2 जा 3 जा, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 18.066 इंटू 10 टू द पावर 20 प्रोटॉन्स। और बेटा ऐसे उन्होंने पूछा है टोटल मास कितना आएगा बेटा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 18.066 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है बेटा 1.67 ले लेना इंटू 10 टू द पावर -27 kg। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर kg में आ जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा ध्यान से पढ़ें समझें, ठीक है। और मैं भी अगर कोई मिस्टेक करता हूं तो बेटा उस चीज का ध्यान दीजिएगा। आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये हमने थर्ड पार्ट किया है बेटा, ठीक है। और हमने सेम पार्ट के अंदर निकाल लिए थे। और इस थर्ड पार्ट के अंदर वो अब हमें कह रहे हैं कि 34 मिलीग्राम्स ऑफ अमोनिया एट STP में आपको आंसर निकालना है। और उन्होंने पूछा है कि विल द आंसर चेंज इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेटा इस थर्ड पार्ट की। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मास ऑफ अमोनिया कितना है। 34 मिलीग्राम का मतलब होता है बेटा 34 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स। ये हो गया मास ऑफ अमोनिया। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। गिवन मास कितना है 34 अपॉन 1000। मोलर मास अमोनिया का
कितना आ जाएगा 14 इन प्लस 3 कितना आ जाएगा 17। तो बेटा नीचे कितना आ गया 17 इंटू कितना हो गया बेटा Na मॉलिक्यूल्स। आपको अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा हम उसी टाइम निकालेंगे। यहां पर हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए 34 मिलीग्राम्स ऑफ अमोनिया के अंदर। अब क्या निकालना है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। अब बेटा पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन कितने हैं एक मॉलिक्यूल में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, तो बेटा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 और 3 हाइड्रोजन है 3, तो बेटा कितना आ गया 10 प्रोटॉन्स। तो बेटा क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल कितने हो गए बेटा 10 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 20। तो आपने ये कैंसिल कर दिया 1 जा 2 जा ये 2 कैंसिल हो गए। आपके पास बेटा ये कितना आ जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 21 प्रोटॉन्स और इनका आपको निकालना है टोटल मास। तो टोटल मास क्या आ जाएगा बेटा मास ऑफ वन प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -21 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 21। ये आ जाएगा बेटा थर्ड पार्ट का आंसर। आप कॉपी कर सकते हैं। एंड उन्होंने इसी क्वेश्चन में पूछा है कि क्या हमारा आंसर बदलेगा अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड। ठीक है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will remain same even if temperature and pressure are changed। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल मास जो है बेटा वो सेम ही रहेगा, अगर आप टेम्परेचर बदल भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मोल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप कॉपी कर सकते हैं बेटा। एक्सरसाइज का 22nd क्वेश्चन कहता है आपको इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पता लगानी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अगर हम सबकी कॉन्फ़िगरेशन करते तो ये 4 इलेक्ट्रॉन सेम है बेटा इन चारों के और इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम है। तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दिस पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड दिस 4 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। देन बेटा ये क्वेश्चन आ गया बेटा 42nd क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। ठीक है तो मैं आपको टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, अभी मत कॉपी कीजिएगा। अब जरा देखिए बेटा 42nd क्वेश्चन कहता है एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है। तो एलिमेंट का मास नंबर कितना है बेटा 81, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलाकर बेटा कितने हैं 81। कहते हैं उसके अंदर 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स।
तो जरा ध्यान से देखो बेटा, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स हैं बेटा प्रोटॉन्स के बराबर प्लस 31.1% एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स अगर आप कर दोगे, उतने न्यूट्रॉन्स हैं। बेटा मेरा मैथ्स समझ में आया? ये वाला स्टेप समझ में आया? उन्होंने कहा है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स फालतू हैं। सर कितने फालतू हैं? भाई जितने प्रोटॉन है उससे 31.7% एक्स्ट्रा है। तो बेटा मैंने प्रोटॉन्स के ही नंबर का 31.7% निकाल दिया। मेरा लॉजिक समझ में आया बेटा आप लोगों को कि मैंने कैसे किया? यस नो? वैभव को तो समझ में आ गया, बाकी अदर गर्ल्स? सर एक बार फिर बता दो। बेटा मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे 3-4 क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब बहुत ट्रिकी हैं। वो कह रहे हैं एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है। बेटा मास नंबर क्या होता है? A। और मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिलाकर कितने हैं? 81। अब वो कहता है कि इसके अंदर 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन्स है। अब तो भाई ज्यादा कौन हो गए? न्यूट्रॉन्स। किससे ज्यादा है? प्रोटॉन्स से ज्यादा है। तो बेटा कितने ज्यादा है? 31.7%। मतलब न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? जितने प्रोटॉन है प्लस उसी प्रोटॉन का 31.7% निकाल दोगे तो वो ज्यादा है, तो उसमें ऐड कर दोगे तो उतने न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे। आया बेटा मेरा लॉजिक समझ में? यस सर। तो वो कहते हैं इस एलिमेंट का एटॉमिक सिंबल क्या होगा? तो अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नाउ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सब मिलाकर बेटा कितना आ रहा है? 81। ये हो गया बेटा मास नंबर। तो बेटा प्रोटॉन्स कितने हो गए? P। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ये सारे मिलाकर है। तो ये क्या हो गए? P प्लस 31.7 डिवाइडेड बाय 100 P, ये सब मिलाकर कितना हो गया बेटा? 80। अब ये कितना हो गया बेटा? 2P प्लस 0.317P विच इज इक्वल टू 81, या फिर 2.317P विच इज इक्वल टू 81, और प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? 81 डिवाइडेड बाय 2.317। आप यहां से प्रोटॉन्स का नंबर निकाल लोगे और फिर बेटा न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप प्रोटॉन प्लस उसका 31.7% निकालने की कोशिश करोगे बेटा। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं होगी। सर क्यों? क्योंकि बेटा आप सिंपली न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना? मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकल आएंगे? 81 माइनस प्रोटॉन कितने हैं? आप कॉपी कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहा है इसके अंदर? 35। अगर प्रोटॉन 35 आ रहे हैं तो 81 डिवाइडेड बाय दिस। तो अगर 35 आ रहे हैं तो 81 में से अगर हम 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 46। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए हमारे? 46 हो गए इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही बेटा इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन देखो बेटा 43rd। इट्स नाइस बेटा। यहां पर उन्होंने आयन दे रखा है
जिसका मास नंबर 37 है। तो आप जरा देख लो बेटा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिला के मास नंबर होता है, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर वो कह रहे हैं बेटा कि 37 है। कहते हैं इट पोजेसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब व्हाट यू मीन बाय 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज? इसका मतलब है कि उस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन फालतू लिया हुआ है, तभी तो बेटा उसके ऊपर चार्ज कितना है, A माइनस। कहता है इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा ध्यान से कि न्यूट्रॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो सर न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से कितने ज्यादा है? जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस उनका 11.1% इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा? इलेक्ट्रॉन प्लस 0.111 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन टोटल कितने हो गए? 1.111 इलेक्ट्रॉन। इतने न्यूट्रॉन है कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। वो कहते हैं फाइंड द सिंबल। तो बेटा आप एटम के अंदर जानते हैं इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के। ठीक है, और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या हो गए? इतने। तो इसको हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो बेटा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन्स प्लस 11.1% इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इलेक्ट्रॉन प्लस कितना हो गया? 0.111 इलेक्ट्रॉन, जो कितने हो गए? 1.111 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए हमारे पास न्यूट्रॉन्स। नाउ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बेटा इसके अंदर कितने हैं? प्रोटॉन प्लस 1। सर आपने ये 1 क्यों ऐड किया? क्योंकि बेटा एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया हुआ है, तो इसी वजह से प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन -1। नाउ मास नंबर बेटा ये होता है, प्रोटॉन कितने आ गए? इलेक्ट्रॉन -1 प्लस न्यूट्रॉन कितने आ गए? 1.111 इलेक्ट्रॉन, और बेटा ये कुल मिलाकर कितना आ रहा है मास नंबर इसका? 37। तो टोटल हमारे पास ये कितना हो गया? 2.111 माइ इलेक्ट्रॉन -1 which is equal to 37। 2.111 इलेक्ट्रॉन which is equal to 38, क्योंकि ये यहां चला गया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 38 डिवाइडेड बाय 2.111। आप यहां से निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने होंगे, अगर आपको प्रोटॉन निकालने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन में एक कम कर देना, और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो 37 में से प्रोटॉन माइनस कर देना। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज का 43rd क्वेश्चन। एंड आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।